जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा क्लास का विषय है विसर्ग संधि। इसके पहले हमने संधि के 2 वीडियो डाल चुके हैं। इसमें स्वर संधि, स्वर के भेद, स्वर के 5 भेद होते हैं। उसके बाद हमने व्यंजन संधि की एक क्लास डाली है। आज का विषय है विसर्ग संधि। इसके पहले यदि आपने पुराने क्लास नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब में जाके आप पुराने वीडियो क्लास सभी निरंतर रूप से देख सकते हैं। यह वीडियो सीरीज़ छत्तीसगढ़ में होने वाले ज्येष्ठ संपरीक्षक की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्येष्ठ संपरीक्षक में 100 नंबर का हिंदी क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा विषय है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल होने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल होने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, पहले के संधि में हम क्या देखते थे कि पहले वर्ण का अंतिम अक्षर और दूसरे वर्ण का अंतिम अक्षर मिलकर कुछ विकार उत्पन्न करता था। लेकिन इस विसर्ग संधि में केवल यह विसर्ग अपने आप में चेंज होता है, बाकी नेक्स्ट वाला चेंज नहीं होता। इसको आप आगे देखेंगे। उसके सारे नियम हैं। नियम पहला, विसर्ग का ओ हो जाना। विसर्ग का ओ हो जाना, जैसे हमने अभी ऊपर व्याख्या पढ़ी थी। विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर या व्यंजन आए तो स्वर या व्यंजन का मेल हो विसर्ग के बाद, तो विसर्ग में उत्कारपन्न हो रहा है। तो उसी प्रकार नियम 1 में विसर्ग का ओ हो जाना। विसर्ग का ओ हो जाना। अब ये होता कब है? ये होता कब है? यदि विसर्ग पहले आ हो, यदि विसर्ग के पहले आ हो, बाद में आ तथा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अंतस्थ या ह वर्ण है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या अंतस्थ ह हो तो आपको वर्ग मैंने बता दिया है, क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा या पांचवा, जैसे क से क ख को छोड़ के ग घ अंग, च च छ ज को छोड़ के च छ ज य, ऐसे प्रकार के ट ठ ड ढ न त थ द ध न, उसके पहले वर्ण जो होंगे उसको छोड़ के उसके बाद जितने भी आएंगे वह, तो उसमें अंतस्थ और ह हो तो वह विसर्ग का ओ हो जाता है। नीचे आप उदाहरण से समझिए। मनः और हर। अब देखिए ये विसर्ग है, इसके बाद ह आया है, हमने यहाँ लिखा है। यदि विसर्ग के पहले अ हो तो ये मन, और विसर्ग के पहले इस न में अ की मात्रा है, तो ये अ हो गया। उसके बाद अ तीसरा, चौथा, पांचवा या अंतस्थ ऑब्लिक ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। तो ये मन हमने यहाँ को उतार लिया। इस विसर्ग का ये ओ हो गया, बाकी ये हर जो कहते हो। अब इसको जोड़ के लिखते हैं तो ये हो जाएगा म, ये हो जाएगा म। इस न को ये ओ पूरा करेगा तो ये हो जाएगा मनो, और ये हर, मनोहर, ऐसा हो जाएगा ये मनोहर। नेक्स्ट देखते हैं। तपोबल। तपह प्लस बल, यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा ऐसा। तपह प्लस बल। तो ये तप जब आ यहाँ से बाहर आए, विसर्ग यहाँ से बाहर आए तो इसको आधा प मान लेते हैं, और ये होगा ओ। विसर्ग का ओ हो गया और ये हो गया बल, तो ये हो गया तपोबल। ये त और ये प इस ओ को पूरा करेगा, ये ओ इस प को पूरा करेगा, तो ये हो गया तपो, और इधर का बल, तपोबल। अब अपवाद के रूप में कुछ वर्ड हैं, जैसे पुनः और अंतः। हमेशा ये 2 ही वर्ड रहेंगे, पुनः और अंतः। यदि इन दोनों
का मिलन किसी तीसरे, चौथे, पांचवें अ तथा अंतस्थ या ह से होता है यदि पुनः और अंतः का मिलन तीसरा चौथा, पांचवा या के वर्ण का एवं अंतस्थ अब्लिक यदि इन चारों पांचों में से यदि पुनः और अंत का मिलन होता है तो यहाँ विसर्ग का र हो जाएगा। वहाँ विसर्ग का ओ होता था, यहाँ विसर्ग का र हो जाएगा। इसको देखते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं। ये पुनः प्लस जन्म, तो ये पुनः नीचे आ गया और ये र क्योंकि विसर्ग र में परिवर्तन हो गया और इस जन्म। अब इसको लिखेंगे कहते हैं कैसे, ये देखिए पुनर्जन्म। ये पुनः यहाँ तक ठीक हो गया। ये पूरा है पुनः, ये पूरा प है ना, ये प आधा नहीं है, ये प आधा नहीं है, ये प पूरा है। इसी तरह सभी प पूरा रहेंगे पुनः। अब इस र का मात्रा को हम इस ज में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा पुनर्जन्म। इस प्रकार पुनर्जन्म। दूसरा नियम पढ़ते हैं, विसर्ग का र हो जाना। ये अपवाद के रूप में र हो रहा था, लेकिन एक नियम ही है विसर्ग का र हो जाना। विसर्ग का र हो जाना अभी कैसे होगा र, ये हम देखते हैं। यदि विसर्ग के पहले हो, विसर्ग के पहले या आ के अतिरिक्त स्वर आए, विसर्ग के पहले आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर आए और इसके बाद आ उ तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण और या अंतस्थ, तीसरा, चौथा, पांचवा या अंतस्थ, तो वो र हो जाता है। तो वो जो है र हो जाता है। फिर से देख लीजिए, आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर या ई यू उ कुछ भी हो, इस आ के अलावा कोई अतिरिक्त आता है और उसके बाद आ उ या चौथा, पांचवा वर्ण आता है या अंतस्थ आता है, तो उस विसर्ग का र हो जाता है। समझिए, निर्धन, नी प्लस धन। देखिए यहाँ पे अ नहीं आया है, छोटे ई की मात्रा ई है, तो इस और उसके बाद ध आया है, त थ ध, ये तीसरा वर्ण है, त थ, ये त थ, ये ध, ये हमारा तीसरा वर्ण है। देखिए यहाँ पे लिखा है तीसरा, तो इन दोनों को न लिख के हमने तीसरा वर्ण को उठाया तो यहाँ पे ध मिल गया। अब देखते हैं चेंज कैसे होता है। ये नी को जेव कहते उतार लिए, इस विसर्ग का र हो गया और ये धन। अब इसको लिखेंगे कैसे, नीर। अब र को मात्रा के रूप में लिखना है तो र सामने वाले वर्ड के ऊपर चला जाता है। इस प्रकार ये हो गया आपका निर्धन। उसी प्रकार है नी प्लस आशा, तो नी अलग लिख लिए, विसर्ग का र हो गया। अब ये अ देखिए यहाँ पे लिखा हूँ, अ आया है, आ आने के बाद ये नी हो गया, अ र हो गया, ये आशा। अब निराशा को कैसे लिखेंगे, नी, ये आधा र होता है, ये हो गया नी प्लस इस आधे र को ये पूरा पूरा कर देगा तो ये हो जाएगा रा में बढ़या और ये हो जाएगा शा। यदि ये र आधा होता तब किसी वर्ड के ऊपर जाके वो लग जाता। ये हो गया आपका निराशा। नेक्स्ट देखते हैं नियम नंबर 3। नियम नंबर 3, विसर्ग का श हो जाना। विसर्ग का श हो जाना। यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर आए, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर आए और उस विसर्ग के बाद च छ श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। क्या कहा मैंने, यदि कोई भी स्वर आए, कोई स्वर आए और उसके बाद यदि च छ श आए, च छ श, तो उस विसर्ग का श हो जाता है। जैसे इधर देखिए, ये नी प्लस छल, नी प्लस छल, नी प्लस छल, तो इस नी को हमने पूरा लिख लिया। इस विसर्ग को हमने चेंज किया, क्यों, क्योंकि इसके पहले कोई स्वर है और उसके बाद छ है।
च या छ या श आता है तो वो विसर्ग जो है श में परिवर्तित हो जाता है। तो ये श हो गया और इस छल को जैसे का तैसे लिख लिए, इस छ को जैसे का तैसे लिख लिए। अब इन तीनों को मिला के बनाते हैं तो ये हो गया नी। नी ये आधा श है तो ये आधा श को इस प्रकार लिखते हैं और ये छल, और ये हो गया आपका छल। दूसरा है विसर्ग का स हो जाना, विसर्ग का श होना। ये है, ये दूसरा श है और ये अन्य श है। तो आपको याद रखना कि किस श में क्या परिवर्तन होता है। अब एक विसर्ग का यह वाला भी श परिवर्तित होता है। वो कैसे होता है? जब विसर्ग के पहले ई या ऊ आए, यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ आए, लेकिन जस्ट बात क ख ट ठ प फ तो श। विसर्ग के पहले ई ऊ, विसर्ग के बाद क ख ट ठ प फ तो विसर्ग का श हो जाता है। उदाहरण देखिए, नी छोटा ई है प्लस क पट कपट, यहाँ से क आ गया तो इस विसर्ग का हम श बना देंगे। तो ये हो गया नी प्लस श प्लस कपट। तो इसको कैसे लिखेंगे? ये हो गया नी पूरा आया है नी, ये श आधा है तो इसको आधा लिख दिए, बाकी कपट, ये हो गया निष्कपट। देखिए इसमें श के 3 रूल हैं, हमने 2 रूल अभी तक पढ़ लिए। यदि कुछ श आए, च छ श आए तो स हो जाता है। यदि क ख ट ठ प फ आए श तो वो श हो जाएगा, तो वो श हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक और श बचा है, वो है विसर्ग का स हो जाना। विसर्ग का स हो जाना, विसर्ग का स हो जाना। तो कोई स्वर आए और त थ स हो तो वह स हो जाता है। त थ स, उसमें क्या था? च छ श तो वो स होता था। इसमें त थ स है तो विसर्ग का स हो जाएगा। जैसे नमः प्लस ते, नमः प्लस ते, तो ये नम को हम उतार लेते हैं, विसर्ग का आधा श हो जाएगा और ये ते, तो ये हो जाएगा नमस्ते। श आधा इसलिए यहाँ पे आधे के रूप में आएगा, इसमें कोई भी स्वर इसको पूरा करने के लिए नहीं आया है। तो ये हो गया। तो हमने अभी तक 3 स्वर देखे, पहला श का नियम था कि यदि च छ श आए तो विसर्ग श हो जाता है। उसके बाद ये है, उसके बाद है क ट प फ ख। इस प्रकार के यदि कोई श आए इस प्रकार तो वो इस वाले श में परिवर्तित हो जाता था। तीसरा हमने देखे हैं कि त थ स आए तो वह स में परिवर्तित हो जाता है। आगे देखते हैं, चौथा है विसर्ग का लोप हो जाना, मतलब विसर्ग का हट जाना। यदि विसर्ग के बाद र आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है और र का पहले वाला स्वर दीर्घ हो जाता है। क्या बोला भाई? यदि विसर्ग के बाद र आए, जैसे ये विसर्ग है, इसके बाद कोई र आता है तो उसके बाद ये विसर्ग लोप हो जाएगा और इसके पहले जो स्वर होगा उसमें दीर्घ की मात्रा चढ़ जाएगी, मतलब बड़ी ई, बड़े आ, बड़ा ऊ, इस प्रकार की मात्राएं उसमें आ जाएंगी। तो देखते हैं इसको उदाहरण के रूप में, नी प्लस रोग। अब जैसे रूल कहा गया है, यदि विसर्ग के बाद र हो, र है, विसर्ग का लोप होगा और इसके पहले वाले वर्ण में स्वर में दीर्घ हो जाएगा। तो ये देखिए नियम से इस विसर्ग का लोप हो गया और इस ना जो छोटा ना था वो बड़ा ना हो गया और ये रोग ज्यों कहते हो, तो ये हो गया निरोग। निरोग इस दोनों प्रकार से लिखा जाता है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों सही है। आगे देखिए नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 देखते हैं, नमः पूर्व में विसर्ग का श हो जाता है। इसमें केवल 2 ही रूल है, नमः और पूर्व में विसर्ग का श हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद क प हो तो, क्या बोला भाई? ये विसर्ग है,
विसर्ग के बाद यदि केवल नमः और पुर की बात कर रही हैं, नमः और पुर में ही बात कर रहे हैं कि जब नमः आए या पुर आए तो विसर्ग का श होगा। कंडीशन ये है कि उसके बाद क या प हो। जैसे ये दे नमः और एक कार, तो विसर्ग का इसमें स आ जाए क्योंकि इसके बाद कार लगा है, तो ये हो जाएगा नमस्कार। पुरः धन कार, ये हो जाएगा पुर स और कार, ये हो गया पुरस्कार। इस प्रकार हमने विसर्ग संधि की भी सभी नियमों को देख चुके हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। लास्ट में हम एक ये देखते हैं कि संधि की विच्छेद कैसे करते हैं, चाहे कोई भी संधि हो उसके। मैं बस एक ही यहाँ पे आपको उदाहरण बता रहा हूँ संधि विच्छेद करते कैसे हैं। देखिए, संधि करना तो हमने सीख लिया, पर संधि विच्छेद करना भी हमको आना चाहिए। और संधि विच्छेद करने से पहले आपको वर्ड नॉलेज होना चाहिए, शब्दावली की ज्ञान होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने एक शब्द लिखा है विरोचित, विरोचित ने यहाँ शब्द लिखा है विरोचित, ये हो गया विरोचित। अब इसके बीच में जब कभी भी आप किसी भी शब्द की संधि विच्छेद करना चाहें तो उसके बीच में देख लीजिए, बीच में कोई मात्रा है, ओ की मात्रा है, तो हम इस ओ की मात्रा को अलग कर दिए, हमने इस ओ की मात्रा को अलग कर दिया। उसके बाद यहाँ से ले लिया वीर और यहाँ से लिया चित। अब हमको पता चलना चाहिए कि ये ओ किस किस से मिलके बनता है, तो ये आपकी स्वर संधि में बनता है। ये जो ओ है आपका स्वर संधि में बनता है, अ और उ या ऊ मिला के, अ उ या ऊ मिला के हमारा ये ओ बनता है। तो हम इसको वापस जोड़ के देखते हैं। यदि हम वीर के साथ अ लगाएं तो वीर होता है, वीर के साथ बड़े अ लगाएं तो वीरा होता है, और चित के साथ उ लगाए तो उचित, और बड़ा उ लगाए तो उचित। अब हमको शब्द ज्ञान होना चाहिए कि इसमें से हमने जो 4 शब्द लिखे हैं, ये जो हमने 4 शब्द लिखे हैं, ये जो हमने 4 शब्द लिखे हैं बना के, इनमें से कोई 2 सही है और 2 गलत है। तो वीर होता है, वीरा नहीं होता है। उचित होता है, ये बड़ा उ वाला नहीं होता। तो हम जब संधि विच्छेद के पूछा जाएगा तो संधि विच्छेद में यही उत्तर होगा, वीर और चित। कहने का तात्पर्य है कि आपको संधि का ज्ञान होना चाहिए कि कौन से मात्रा कहाँ लगती है और किस प्रकार लगती है। इस प्रकार हमने आपको यह पूरे वीडियो सीरीज़ कंप्लीट करा दिया इस संधि के बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।